In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, in the last lecture, we have discussed about nucleic acids. Nucleic acids are the complex substances which are acidic in nature. They are of two types. Number one, deoxyribonucleic acid and number two, ribonucleic acid. तो आज हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को स्टडी करना है. डीएनए को हमने स्टडी करना है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. इट इज कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इज polynucleotide chain. DNA is present in the chromosomes of the nucleus. DNA is a genetic material which is present in chromosomes of nucleus. देखें जी, this is the strand of DNA and this is the coat of protein. जब हम क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन को देखते हैं, उसमें एक तो प्रोटीन मौजूद होती है और दूसरा डीएनए मौजूद होता है. लिहाजा वी कैन से दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस. अब हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे. कॉम्पोजिशन it is composed of four kinds of न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये डीएनए के मोनोमर्स हैं. जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन वजूद में आती है और डीएनए बन जाता है. तो सो न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर वन, नाइट्रोजन बेस. नंबर टू, सिंपल शुगर. एंड नंबर थ्री, फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप. तो सो इसमें तीन चीजें होती हैं. तो डीएनए के अंदर जो सिंपल शुगर पाई जाती है, जो मोनोसैकेराइड मौजूद है, वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर. और आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो है राइबोज शुगर. तो सो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ फोर काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नेमली नंबर वन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट. साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. and thymidine monophosphate. एडेनिन मोनोफॉस्फेट को हम मुख्तसर तौर पर
AMP कहते हैं ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट यानी DGMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट DCMP और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट DTMP. So these are 4 types of nucleotides with the help of which DNA is composed. आपकी बुक में भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का टेबल दिया हुआ है. डीएनए के अंदर 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं. नंबर 1 एडेनिन नाइट्रोजन बेस. नंबर 2 गुआनिन. नंबर 3 साइटोसिन एंड नंबर 4 थाइमीन. These are 4 types of nitrogen bases. जब एक नाइट्रोजन बेस के साथ एक मोनोसैकेराइड आ जाता है, सिंपल शुगर आ जाती है, तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है. एडेनिन इज अ नाइट्रोजन बेस. जब इस बेस के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर मिल जाएगी तो ये बन जाएगा डी एडिनोसिन. डी एडिनोसिन. डी एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है यानी डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजन बेस. तो यहां पर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है. अगर गुआनिन प्लस राइबोज शुगर हो तो वो डी गुएनोसिन बन जाएगा. तो ये एक न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा. डी गुएनोसिन न्यूक्लियोसाइड. इसी तरीके से डी साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड. इसी तरीके से डी थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड. तो सो दीज आर द 4 न्यूक्लियोसाइड. एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजन बेस यानी ये डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है. और ये 4 किस्म के न्यूक्लियोसाइड्स हैं. और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. तो सो 4 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स मेक द डीएनए मॉलिक्यूल. अब हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे. डीएएमपी, डीएडीपी, डीएटीपी यानी डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अगर हम गुआनिन बेस को लें डी जीएमपी, डी जीडीपी, डी जीटीपी यानी डी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गुएनोसिन डाइफॉस्फेट, डी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नंबर 3 डी CMP, डी CDP, डी CTP यानी डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. अगर हम थाइमीन बेस को लें डी TMP, डी TDP, डी TTP
डी, यानी डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, डी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. तो सो these are the four nucleotides which are present in the DNA. यानी डीएनए के अंदर मोनोफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, यानी DAMP, DGMP, DCMP एंड DTMP. ये 4 किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं. अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो उन्हें हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. तो डीएनए की बजाय यहां हम आरएनए का लिखें आरएनए. तो आरएनए के अंदर एडेनिन बेस मौजूद होता है, गुआनिन बेस होता है, साइटोसिन बेस भी होता है, लेकिन थाइमीन बेस की बजाय यूरासिल बेस होता है. यूरासिल. इसी तरीके से जब हम आरएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर की बजाय राइबोज शुगर मौजूद होगी. तो यहां पे हम राइबोज शुगर की बात करेंगे. राइबोज शुगर यानी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. अब डीएनए के अंदर तो डी एडिनोसिन था और यहां पर डी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिनोसिन. बेस इज एडेनिन एंड न्यूक्लियोसाइड इज एडिनोसिन. बेस इज गुआनिन एंड न्यूक्लियोसाइड इज गुआनोसिन. बेस is cytosine and nucleotide is cytidine. Base is uracil और न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो होगा यूरिडीन. चूंकि थाइमीन बेस इज एब्सेंट इन द आरएनए, इंस्टेड ऑफ थाइमीन uracil base is present, and so uridine nucleoside is present in the RNA molecule. Uridine न्यूक्लियोसाइड. और जब हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे हम डी को काट देंगे, डी खत्म कर देंगे, यानी कि एएमपी, एडीपी, एटीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यहां पे हम डी खत्म कर देंगे. आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर शुगर जो होगी वो राइबोज शुगर होगी, बजाय डीऑक्सीराइबोज के ओनली राइबोज शुगर इज प्रेजेंट. ओनली राइबोज शुगर, राइबोज मोनोसैकेराइड प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. Because in the RNA, instead of thymine, uridine base is present, so the nucleotide will be not TMP but it is UMP. तो TMP की बजाय UMP होगा. अब हम यहां T को भी काट देंगे. UMP uridine monophosphate, UDP uridine diphosphate, UTP uridine triphosphate.
And so these are the nucleotides of the RNA. In the nucleotides of the RNA, instead of deoxyribose sugar, ribose sugar is present. And instead of thymine, nitrogen base, uracil base is present. And so these are the 4 ribonucleotides: AMP, GMP, CMP, UMP. Monophosphate nucleotides are present, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें. In DNA, the deoxyribonucleotides are joined together to form the polynucleotide chains. यानी असल में डीएनए जो है बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का मजमूआ होता है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं. और ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड. तो अब हम बात करेंगे पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की. Nucleotides are joined together. Nucleotides are joined together with one another through phosphodiester linkages. To form chains of nucleotides which are known as polynucleotide chains. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह बात वादे की थी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डाईईस्टर बॉन्ड बनता है, फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड बनता है और वो होता है पीओसी. वो असल में बॉन्ड जो है वो है पीओसी बॉन्ड. इसे हम कहते हैं फास्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो इसके बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड. अब हम दोबारा भी यहां देखते हैं ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कैसे आपस में फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड के जरिए ज्वाइन करते हैं. ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये बेस है, OH3 प्राइम है. इसमें आप देखें कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में डाईईस्टर बॉन्ड के जरिए, फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में ज्वाइन कर रहे हैं. तो सो दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोज शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप. ये भी डीऑक्सीराइबोज शुगर, बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप. तो these 2 nucleotides are joined together
with the help of phosphodiester bond. यानी ये जो बॉन्ड बनेगा POC बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं. POC ये डबल फास्फोडाइस्टर लिंकेज है. डबल फास्फोडाइस्टर लिंकेज. अब ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 यानी 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड अब भी इनके साथ यानी इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और न्यूक्लियोटाइड भी ज्वाइन कर सकता है. इसी तरीके से इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और न्यूक्लियोटाइड भी ज्वाइन कर सकता है. इसी तरीके से इन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन वजूद में आती है, उसे हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए. तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड. डाई न्यूक्लियोटाइड. टू न्यूक्लियोटाइड्स join together through phosphodiester linkage to form डाइन्यूक्लियोटाइड. डाइन्यूक्लियोटाइड तो NAD एक एग्जांपल है डाइन्यूक्लियोटाइड की. NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NAD is an example of dinucleotide. NAD is an important coenzyme in oxidation reduction reactions. Oxidation reduction reactions in the cells. सेल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इज एन इंपॉर्टेंट डाइन्यूक्लियोटाइड. एल्विन चार्गाफ ने डीएनए के बेसिस के दरमियान जो रेशो है, जो अमाउंट है, उसको डिस्कस किया है, उसको वर्कआउट किया है. अब हम चार्गाफ के वर्क की बात करेंगे. एल्विन चार्गाफ ने यह बात सजेस्ट की कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योरीन्स
is equal to the concentration of pyrimidines. Work of Chargaff. Work of Chargaff. In 1951, Edwin Chargaff Edwin Chargaff provided the data about the ratios of bases in DNA. He suggested that adenine and thymine are equal in ratio. Similarly, guanine and cytosine are also equal in ratio. यानी adenine is equal to thymine, इसी तरीके से गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, यानी अगर हम इन दोनों को जमा करें और इन दोनों को जमा करें तो नतीजा यह निकलेगा कि प्योरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, यानी A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C. तो ये रेशो का जो डाटा है वो एडविन चारगाफ ने प्रोवाइड किया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्योरीन्स is equal to the concentration of pyrimidines. तो अब हम इसको टेबल के जरिए देखेंगे कि कैसे ये बात साबित होती है. जब हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए के बेसिस की अमाउंट्स को देखते हैं तो हमें चारगाफ का वर्क जो है वो सही मालूम होता है, सही साबित हो जाता है. तो relative amounts of bases in DNA from various organisms on percentage basis, यानी परसेंटेज की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ बेसिस की अमाउंट्स को मुख्तलिफ जानदारों में स्टडी करेंगे एक टेबल के जरिए, और हम देखेंगे कि आया कि चारगाफ का जो वर्क है वो सही है या गलत है. तो हम 4 किस्म के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं. मैन, sheep, wheat और yeast. इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम डीएनए के बेसिस की अमाउंट को हम देखेंगे और ये बात साबित करेंगे कि एडेनिन की जो अमाउंट है वो थाइमीन के बराबर है और गुआनिन की जो अमाउंट है
वो तकरीबन साइटोसिन के बराबर है, यानी परसेंटेज की बुनियाद पर हम ये बात करेंगे। देखिए जी, मैन के डीएनए के अंदर अगर हम एडेनिन की बात करें वो है 30.9, और अगर हम थाइमीन की बात करें वो है 29.9। देखें तकरीबन ये बराबर है, 30.9 एडेनिन और 29.9 ये थाइमीन है। इसी तरीके से गुआनिन 19.9 और साइटोसिन जो है वो 19.8 है, यानी परसेंटेज की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। तो देखें, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमीन। सिमिलरली अमाउंट ऑफ guanine is almost equal to the amount of cytosine। इसी तरीके से शीप के सेल्स के अंदर एडेनिन की अमाउंट 29.3 है, इसी तरीके से थाइमीन की अमाउंट 28.3, यानी इन दोनों की परसेंटेज और अमाउंट जो है वो बराबर है। इसी तरीके से वीट के हवाले से भी हम बात करें तो 27.3 और 27.1, और ईस्ट की बात करें तो 31.3 और 32.9। इसी तरीके से अगर हम गुआनिन और साइटोसिन की मिकदार की बात करें तो गुआनिन और साइटोसिन की जो मिकदार है वो मैन के सेल्स के अंदर भी बराबर होती है तकरीबन, शीप के सेल्स के अंदर भी, वीट के सेल्स के अंदर भी और यीस्ट के सेल्स के अंदर भी ये बराबर होती है। तो लिहाजा द कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पैरिमिडीन्स। तो ये बात चॉरगॉफ ने फाइंड आउट की। अब हम विल्किंस और फ्रैंकलिन के वर्क की बात करेंगे। उसने डीएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को वादे किया और उसने एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल किया और डीएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को वादे किया। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल किया। जब उसने एक्सरेज को डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ बम्बार्डमेंट की, डीएनए मॉलिक्यूल पर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की, तो एक्सरेज जो थी, वो जो रेज थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, बेंड हो गई और फोटोग्राफिक फिल्म पर जो है स्ट्रक्चर पैटर्न जो है वो सामने आ गया। तो जैसा कि ये शक्ल से जा रहा है, सो दिस इज द सोर्स ऑफ एक्सरे बीम डीएनए मॉलिक्यूल। जब डीएनए मॉलिक्यूल पर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की गई तो these X-rays are deflected. Diffracted X-rays तो ये एक्सरे जो थी ये डाइवर्ज हो गई, बेंड हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई और डीएनए की स्ट्रक्चर का जो मॉडल है वो फोटोग्राफिक फिल्म पर हमने देख लिया। तो यूं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मालूम की गई। तो सो मोरिस विल्किंस and Rosalind Franklin used the technique of
technique of X-ray diffraction. To determine the structure of DNA. The structure of DNA. तो यूं विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया. 3-dimensional structure of DNA. अब हम सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स के अंदर यानी गैमीट्स के अंदर डीएनए की अमाउंट का मुवाजना करेंगे और देखेंगे कि सोमैटिक सेल्स के अंदर डीएनए की मिकदार डबल होती है और गैमीट्स के अंदर यानी स्पर्म्स और एग्स के अंदर डीएनए की जो अमाउंट है वो हाफ होती है. बिकॉज ड्यूरिंग मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ. हर स्पीशीज के अंदर डीएनए की अमाउंट फिक्स होती है क्योंकि हर स्पीशीज के अंदर हर स्पीशीज के सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं. मिसाल के तौर पर ह्यूमन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं, लेकिन जर्म सेल्स के अंदर यानी गैमीट्स के अंदर ओवा और स्पर्म के अंदर डीएनए की मिकदार हाफ होती है क्योंकि स्पर्म्स और एग्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है. इसलिए डीएनए की मिकदार भी हाफ होगी क्योंकि डीएनए की मिकदार का दारोमदार नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर होता है. द अमाउंट ऑफ डीएनए is fixed for a particular species. Because it depends upon the number of chromosomes. The number of chromosomes. The amount of DNA in germ cells यानी स्पर्म्स and eggs and ova. The amount of DNA in germ cells is half as compared to somatic cells. मतलब स्किन सेल्स, मसल सेल्स और बोन सेल्स ETC. इनके अंदर स्किन सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर, बोन सेल्स के अंदर चूंकि क्रोमोसोम की मिकदार डबल होती है बामुकाबला स्पर्म्स और एग के, लिहाजा
इनके अंदर डीएनए की मिकदार भी डबल होगी एज कंपेयर टू द जर्म सेल्स। तो ये एक टेबल के जरिए ये बात मजीद वाले हो जाएगी। अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ चिकन एंड कार्प। चिकन और कार्प के मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो हम देखेंगे और हमें पता चलेगा कि सोमैटिक सेल्स के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल होता है और स्पर्म सेल्स के अंदर या ओवा के अंदर डीएनए का अमाउंट हाफ होता है। देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस इन पाइकोग्राम। चिकन और कार्प का हम मुआवजा करेंगे। देखिए जी, चिकन एक बर्ड है यानी मुर्गी वगैरह, यानी मुर्गी, और कार्प एक फिश है। तो चिकन के रेड ब्लड सेल के अंदर 2.3 पाइकोग्राम, लीवर सेल्स के अंदर 2.4 पाइकोग्राम और किडनी सेल्स के अंदर 2.4 पाइकोग्राम और स्पर्म सेल्स के अंदर हाफ हो जाएगा तकरीबन 1.3 पाइकोग्राम। इसी तरीके से कार्प के रेड ब्लड सेल के अंदर 3.3 पाइकोग्राम, लीवर सेल्स के अंदर 3.3 पाइकोग्राम, किडनी सेल्स के अंदर 3.3 पाइकोग्राम, लेकिन स्पर्म सेल्स के अंदर 1.6 पाइकोग्राम। तो यहां पे वाज़ेह फर्क दिखाई दे रहा है। स्पर्म के अंदर डीएनए के अमाउंट जो है वो हाफ है एज कंपेयर टू द सोमैटिक सेल्स, एज कंपेयर टू द रेड ब्लड सेल, लीवर सेल्स एंड किडनी सेल्स। तो आज के लेक्चर में हमने डीएनए की कंपोजिशन को देखा कि डीएनए जो है वो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और हमने ये भी देखा कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, यानी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़ते हैं और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन वजूद में आती है। डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन वजूद में आती है। इसी तरीके से हमने बेसिस की अमाउंट के बारे में भी देखा, यानी हमने देखा कि एडेनिन और थाइमिन की रेशो बराबर होती है। इसी तरीके से गुआनिन और साइटोसिन की रेशो जो है वो बराबर होगी, यानी कि प्योरीन और पिरिमिडीन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू चारगाफ। इसी तरीके से हमने विल्किंस और फ्रैंकलिन्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को देखा, और यानी इस टेक्निक के जरिए ये मालूम होता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है, और इन 2 साइंटिस्ट ने एक्सरेज को इस्तेमाल किया और डीएनए की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया। और इसके अलावा हमने डीएनए की अमाउंट को भी देखा कि सोमैटिक सेल्स के अंदर डीएनए की अमाउंट डबल होती है और जर्म सेल्स यानी स्पर्म्स और ओवा के अंदर डीएनए की मिकदार हाफ होती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सोमैटिक सेल्स इज डबल एज कंपेयर टू द स्पर्म्स एंड एग्स। ये बहुत अहम टॉपिक था जिसको आज हमने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।